सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। हम आपको बैकग्राउंड और अपना स्वयं का फोटो यहाँ पर आपको नहीं दिखा पा रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश रिकॉर्ड करते वक्त, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सम्मानित साथियों, हम पूरा डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर उपस्थित हो चुके हैं बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। और आज जब हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज है संत शिरोमणि रविदास जयंती के उपलक्ष्य में के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले आप सभी को रविदास जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि रविदास जन्म के कारण होत न को नीच, न कर को नीच करी डारी है, ओछे कर्म की कीच। इसका अर्थ है, इस दोहे में रविदास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी जाति में जन्म के कारण नीचा या छोटा नहीं होता है, किसी व्यक्ति को निम्न उसके कर्म बनाते हैं। इसलिए हमें सदैव अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, हमारे कर्म सदैव ऊंचे होने चाहिए। ये बहुत बड़ी सीख संत शिरोमणि रविदास जी देते हैं, जो हम सभी को ग्रहण करना चाहिए। और इस आधार पर आप निश्चित रूप से तय कर सकते हैं कि तथागत बुद्ध ने जो मार्ग दिया उसी पर चलने का कार्य संत रविदास ने किया। बोधिसत्व रविदास जी महाराज की जयंती पर कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। विषय आज का, जनतंत्र जीवित रहा तो उसके फल जरूर मिलेंगे, लेकिन अगर जनतंत्र का खात्मा हुआ तो विनाश अटल है। इसी विषय के अंतर्गत प्रथम भाग लेकर हम उपस्थित हुए थे कल, जो आपने डॉक्टर अंबेडकर संदेश सुना ही होगा। यदि नहीं सुना है तो उसको आप सुन सकते हैं। आज इस विषय के अंतर्गत दूसरा पार्ट जो है, दूसरा भाग है, अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 द्वितीय भाग, पेज नंबर 351 से 353 तक। 18 और 19 जुलाई 1942 को नागपुर में अखिल भारतीय दलित वर्ग परिषद लेना तय हुआ था, और इस अवसर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहाँ पर बाबा साहब ने अपने स्पीच के दौरान दिए। उसका जो 5वां प्रस्ताव है, 4 प्रस्ताव हमने कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपको बताए थे, और यही कारण है कि हम आपसे कहना चाहेंगे कि यहाँ पर 5 भागों में इस विषय के अंतर्गत हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर उपस्थित हो रहे हैं। ऐसे में 5 भाग जब आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से उसका सारांश निकाल पाएंगे। 5वां प्रस्ताव यहाँ पर क्या है? एक प्रमुख केंद्रीय राजनीतिक पक्ष के रूप में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना करना। ये बहुत क्रांतिकारी प्रस्ताव था बाबा साहब के द्वारा। हम आपको बता दें, राजनीतिक पार्टी के रूप में बाबा साहब अब तक जो कार्य करते आए हैं वो स्वतंत्र लेबर पार्टी के माध्यम से कार्य किया है। स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन 1936 में किया था, लेकिन किन कारणों की वजह से स्वतंत्र लेबर पार्टी की जगह अब नई राजनीतिक पार्टी स्थापित करने जा रहे हैं, जिसका प्रस्ताव यहाँ दिया गया बाबा साहब के द्वारा, वो कारण हमने पिछले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपको बताए हैं। यह प्रस्ताव अंग्रेजी में था, जो इस प्रकार था। तो यदि हम अंग्रेजी में प्रस्ताव आपको बताएंगे और पुनः फिर हिंदी में बताएंगे तो वीडियो की जो लेंथ है वो जस्ट डबल हो जाएगी। ऐसे में हम सीधे इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट किया गया और हिंदी पार्ट हम लेकर उपस्थित हुए हैं। क्रिप्स प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। क्रिप्स मिशन जो भारत आया था, उस प्रस्ताव के यहाँ अस्वीकार किया गया। ये सम्मेलन घोषित करता है कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के साथ भेजे गए संवैधानिक परिवर्तनों से संबंधित
महामहिम सरकार के प्रस्ताव इस सम्मेलन के निर्धारित हितों के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। ये प्रस्ताव अनुसूचित जातियों के हितों के साथ विश्वासघात और उल्लंघन है। महामहिम वायसराय द्वारा 8 अगस्त 1940 को अपनी घोषणा में महामहिम सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन के अनुसार जिस संविधान में अनुसूचित जातियों की सहमति नहीं होगी उसे उन पर नहीं थोपा जाएगा। क्रिप्स प्रस्तावों के विरोध यह सम्मेलन महामहिम सरकार द्वारा कांग्रेस की इस मांग पर सहमति व्यक्त करने के खिलाफ अपना जोरदार विरोध दर्ज कराता है कि नया संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा और साथ ही नई संविधान सभा द्वारा एक संधि द्वारा अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के प्रस्ताव के खिलाफ भी भारतीय राष्ट्रीय सरकार और ग्रेट ब्रिटेन में महामहिम की सरकार। रिजोल्यूशन नंबर 2 यहाँ पर वो भी इंग्लिश में है और हम हिंदी वर्जन आपके समझ प्रस्तुत करेंगे। संविधान पर सहमति आवश्यक है। ये सम्मेलन घोषित करता है कि कोई भी संविधान अनुसूचित जातियों को तब तक स्वीकार्य नहीं होगा जब तक कि कंडीशंस यहाँ बाबा साहब ने रख दी हैं, इसमें अनुसूचित जातियों की सहमति ना हो। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि अनुसूचित जातियां हिंदुओं से अलग हैं और एक महत्वपूर्ण संविधान का गठन करती हैं भारत के राष्ट्रीय जीवन में। इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो अनुसूचित जातियों को नए संविधान के तहत सुरक्षा की वास्तविक भावना देंगे और जो निम्नलिखित प्रस्तावों में निर्धारित है। रिजोल्यूशन नंबर 3 एसेंशियल प्रोविजन इन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए देखते हैं हिंदी में। नए संविधान में नए संविधान में अनुसूचित जातियों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए ये सम्मेलन मांग करता है कि नए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए जाएं। अनुसूचित जाति अग्रिम के लिए अनंतिम बजट में प्रावधान किया जाए कि प्रत्येक प्रांतीय सरकार के बजट में वार्षिक राशि जैसा कि समझौते द्वारा निर्धारित किया जा सकता है अनुसूचित जाति के बच्चों के बीच प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने और एक अन्य वार्षिक राशि के लिए अलग रखी जाएगी। उनके बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राशि और ऐसी राशि को प्रांत के राजस्व पर पहला शुल्क घोषित किया जाएगा। सभी कार्यकारी सरकारों केंद्रीय और प्रांतीय अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कानून द्वारा प्रावधान किया जाएगा जिसका अनुपात उनकी संख्या जरूरतों और उनके महत्व के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व कानून द्वारा सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए जिसका अनुपात उनके सदस्यों उनकी आवश्यकताओं और उनके महत्व के अनुसार तय किया जाएगा। ये सम्मेलन इस बात पर जोर देता है कि न्यायपालिका पुलिस और जैसी आवश्यक सेवाओं के मामले में राजस्व प्रावधान किया जाएगा कि अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित प्रस्ताव न्यूनतम योग्यता के नियम के अधीन 10 वर्ष की अवधि के भीतर साकार किया जाएगा। सभी विधानमंडलों और स्थानीय निकायों में प्रतिमा द्वारा प्रतिनिधित्व सभी विधानमंडलों और स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों को उनकी संख्या आवश्यकता और महत्व के अनुसार प्रतिनिधित्व की गारंटी के लिए कानून द्वारा प्रावधान किया जाएगा। पृथक निर्वाचन क्षेत्र सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही है। यहाँ पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र में वह प्रावधान कानून द्वारा बनाया जाएगा जिसके तहत सभी विधानमंडलों और स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन मंडल की पद्धति से होगा। लोक सेवा आयोग पर प्रतिनिधित्व लोक सेवा आयोग केंद्रीय और प्रांतीय पर अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के लिए कानून द्वारा प्रावधान किया जाएगा। रिजोल्यूशन नंबर 4 यहाँ पर क्या कुछ है आइए देखते हैं। हिंदी वर्जन ग्राम व्यवस्था में परिवर्तन। जब तक कि अनुसूचित जातियाँ गांव के बाहरी इलाके में रहती रहेंगी उनके पास आजीविका का कोई स्रोत नहीं होगा और मामूली बकाया राशि की तुलना में कम संख्या में वे
अछूत बने रहेंगे और पूर्वी हिंदुओं के अत्याचार और विरोध के अधीन रहेंगे, उन्हें अपनी संपूर्ण मर्दानगी तक विकसित करने में सक्षम बनाने, उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने और अस्पृश्यता को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए यह सम्मेलन लंबे और परिपक्व विचार विमर्श के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ग्राम व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन किया जाना चाहिए जो भारत में प्रचलित है और जो उन सभी बुराइयों का जनक है जिनसे अनुसूचित जातियों इतने सारे देशों में हिंदुओं के हाथों पीड़ित हैं। इन परिवर्तनों की आवश्यकता को समझते हुए इस सम्मेलन का मानना है कि सरकार की प्रणाली में संवैधानिक परिवर्तनों के साथ साथ वर्तमान में प्रचलित ग्राम व्यवस्था में भी निम्नलिखित बदलाव होने चाहिए। अलग गांव इस संविधान में अनुसूचित जातियों को उनके वर्तमान निवास स्थान से स्थानांतरित करने और हिंदू गार्चा से दूर और स्वतंत्र अलग अनुसूचित जाति गांव का गठन करने का प्रावधान होना चाहिए। समझौता आयोग नए गांवों में अनुसूचित जातियों के निपटाने के लिए संविधान द्वारा एक समझौता आयोग की स्थापना का प्रावधान किया जाए। उनके लिए भूमि सभी सरकारी भूमि जो खेती योग्य हैं और जिस पर कब्जा नहीं है उसे अनुसूचित जातियों के नए निपटान के उद्देश्य से ट्रस्ट में रखने के लिए आयोग को सौंप दिया जाएगा। नई भूमि का अधिग्रहण अनुसूचित जातियों के निपटाने की योजना को पूरा करने के लिए आयोग को निजी मालिकों से भूमि अधिग्रहण नियम के तहत ऑफ एजिटेशन डेमस्ट्रेस केंद्र सरकार प्रतिवर्ष न्यूनतम 5 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। संविधान ये प्रावधान करेगा कि केंद्र सरकार सेटलमेंट आयोग को न्यूनतम रुपए की राशि प्रदान करेगी। आयोग को इस संबंध में अपना कर्तव्य निभाने में सक्षम बनाने के लिए प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए देना होगा। आगे क्या कुछ है? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है यहाँ पर। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की बात इस सम्मेलन की राय है कि अनुसूचित जातियों के राजनीतिक आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय राजनीतिक संगठन की स्थापना का समय आ गया है। इसलिए यह सम्मेलन अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ को भारत की अनुसूचित जातियों के केंद्रीय राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापित करने का संकल्प लेता है और अनुसूचित जातियों के सभी राजनीतिक संगठनों से इस केंद्रीय संगठन में विलय करने और इसके माध्यम से काम करने की अपील करता है। इस उद्देश्य के निष्पादन के लिए ये सम्मेलन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ के लिए एक संविधान तैयार करने के लिए एक समिति से अधिकृत करता है, जिसके अध्यक्ष वे स्वयं हैं। समिति एक अंतिम परिषद को रिपोर्ट सौंपेगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे जिनके अनुमोदन पर संविधान लागू होगा। यानी कि यहाँ बहुत बड़ा प्रस्ताव अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन होने जा रहा है मेरे साथियों। ये राजनीतिक संगठन होगा, राजनीतिक पार्टी होगी और आने वाले समय में डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के माध्यम से भी आप देखेंगे कि किस तरह स्वतंत्र लेबर पार्टी के बाद ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से बाबा साहब आगे बढ़ेंगे। बंगाल से कौन कौन होगा? बॉम्बे से, पंजाब से, ये सभी नाम आप देख सकते हैं, यूपी से। तो इस तरह से यहाँ पर ये सभी नाम हमने आपको दिखाए, इसमें इसके सदस्य होंगे। और आज का पहला प्रश्न है, संकल्प संख्या 3 में नए संविधान में आधा क्या प्रस्ताव है? 18 और 19 जुलाई 1942 को कितने प्रस्ताव रखे गए थे? कितने प्रस्ताव रखे गए थे? संख्या बतानी है आपको। तीसरा भाग लेकर हम अगले डॉक्टर अम्बेडकर संदेश मिलेंगे। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन है। आप भी अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्धमित्र
मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में और संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे पुनः नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। इस डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।